हेलो सर, मैंने चेक कर लिया है, मेरी डेमोक्रेसी के बैग में है ही नहीं फ्रीडम ऑफ चॉइस। अरे बट नॉनसेंस, बट नॉनसेंस। मैं बता रही हूँ कोई सेंस नहीं है ऐसी डेमोक्रेसी का जो आपको फ्रीडम ऑफ चॉइस ही ना दे। अरे डेमोक्रेसी का तो पहला गुण ही है कि आपको सरकार चुनने की आजादी मिलती है। ये बात अलग है कि ये आजादी आपको लिमिटेड स्टॉक के लिए ही मिलती है, यानी वो कपड़े की दुकान पे जाके भैया और दिखाना वाला मामला नहीं है। इट्स लाइक पापा ने 5 लड़कों की फोटो दिखाकर कहा कि बेटा इसमें से जिसको चुनना है चुन ले, तुझे फुल फ्रीडम ऑफ चॉइस है। ऐसी शादियों को आगे चलकर लव कम अरेंज का नाम दिया गया ताकि शादी करने वाला या वाली खुद को समझा सके कि शादी तो मेरी मर्जी से ही हुई है, बस चॉइस पापा की थी। आप ही बताइए, इसे आप फ्रीडम ऑफ चॉइस कहेंगे या इल्यूजन ऑफ चॉइस, यानी महज एक भ्रम कि हमने चुना है भाई। कपड़े धोने वाली साबुन से लेकर दांत मांजने वाले ब्रश तक और लाइफ पार्टनर से लेकर देश के नेता तक सबको हम ही चुन रहे हैं, जबकि सच तो यह है कि हम सिर्फ कैसे, मैं बताती हूँ आपको उस डेमोक्रेसी के बारे में जिसको आपने अपना सब कुछ मान लिया है, जिसके खिलाफ आप एक शब्द नहीं सुनना चाहते। ठीक उसी तरह जैसे 1994 में आई फिल्म बेटा में अनिल कपूर अपनी सौतेली माँ के खिलाफ नहीं सुनना चाहता था, जबकि माधुरी दीक्षित ने उसे बहुत समझाया था। मैं भी समझाऊंगी वही जो मैं समझ रही हूँ डेमोक्रेसी के बारे में पढ़कर। जैसे कि हम डेमोक्रेसी में चॉइस की बात कर रहे हैं कि हमें आजादी है अपने पसंद के नेता चुनने की या सरकार बनाने की, बट रियली ऐसा है? डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को पढ़ने पर तो कुछ और ही लगता है, जिन्होंने कहा था कि ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से जरा बच के रहियो, वो जैसी दिखती है वैसी है नहीं। I mean, उन्होंने ऐसे नहीं कहा था, बट कहने का मतलब यही था। उन्होंने कहा था बिवेयर ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, इट इज नॉट द बेस्ट प्रोडक्ट एज इट अपेयर्स टू बी। लीफलेट वेबसाइट का एक आर्टिकल पढ़ रही थी, हाउ टू कल्टिवेट डेमोक्रेसी इन अ सॉइल दैट इज एसेंशियली अनडेमोक्रेटिक, जिसमें अंबेडकर का हवाला देकर कहा गया कि सबको वोट देकर अपनी पसंद की सरकार चुनने का अधिकार दे देना ये काफी नहीं है। भारत में जो जाति और क्लास के बीच पावर रिलेशन है, इससे पहले निपटना जरूरी है। अंबेडकर ने कहा था कि डेमोक्रेटिक सरकार चाहिए तो पहले सोशल डेमोक्रेसी लेकर आइए, तभी तो ना मजा आएगा। आप ही सोचिए, अगर समाज में बराबरी नहीं है, सबको समान अवसर नहीं मिल रहे हैं, जमीन ही उबड़ खाबड़ है, तो उस पर डेमोक्रेसी की चादर बिछाकर क्या उखाड़ लेंगे? कुछ दिनों में वो सड़क ही उखड़ जाएगी। अरे उस फ्रीडम ऑफ चॉइस का मैं क्या करूंगी जिसमें एक ही धर्म, एक ही जाति, एक ही वर्ग, एक ही परिवार के लोग एक ही व्यक्ति को जाकर वोट दे आते हैं? इसे आप चॉइस कहेंगे या कोई चारा नहीं है कहेंगे? सोचिए। और ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जिसके जरिए आप अपने सरकार, अपने नेता को चुनते हैं, ये तो एक अलग ही स्कैम है भाई। अमेरिका जो अपनी डेमोक्रेसी पे बड़ा इतराता फिरता था, उसके सुनहरे दिनों पर एक सुनहरे बाल वाले व्यक्ति ने ऐसा पानी फेरा और दुनिया को बताया कि भाई ग्रास यहाँ उतनी ग्रीन नहीं है जितनी आपको लगती है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि अमेरिका में 2 पार्टी सिस्टम है, जहां रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी का दबदबा है, और तमाम इफ्स एंड बट्स के बाद वो जिस भी कैंडिडेट को फाइनल करते हैं, जनता को भी उसे ही फाइनल करना पड़ता है और खुद को समझाना पड़ता है। उसी तरह जैसे शराबी पति को लेकर औरतें खुद को समझा लेती हैं कि शराब तो पीता है लेकिन दिल का अच्छा है। वॉक्स में छपा एक आर्टिकल बताता है कि किस तरह ये 2 पार्टी सिस्टम से अमेरिकी ज्यादा खुश नहीं है, लेकिन जब वोट देने की बारी आती है तो वो इन्हीं दोनों में से किसी एक को वोट देते हैं और थर्ड पार्टी कैंडिडेट को सिर्फ अपनी सिंपैथी देते हैं। ऐसा ही कुछ हाल लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कहे जाने वाले अपने भारत में है, जहां वैसे तो मल्टी पार्टी सिस्टम है, लेकिन ये तो आप भी मानेंगे कि राष्ट्रीय स्तर पर जब इलेक्शंस की बात होती है तो 2 ही नाम सामने आते हैं, बीजेपी और कांग्रेस। आप कह सकते हैं कि कांग्रेस की कच्ची लोई है, क्या बोल रही हो मैडम, लेकिन फिर भी तो राष्ट्रीय इलेक्शंस में इन 2 पार्टियों का ऐसा डोमिनेंस होता है कि आपके पास इन्हें चुनने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। तीसरा विकल्प आप चुनते भी हैं तो आपको पता है अमित शाह इज वॉचिंग। बेसिकली आप जिसको भी चुनेंगे कुछ दिनों बाद वो इन दोनों में से किसी एक पार्टी को चुन लेगा। नहीं, गलत कह रही हूँ क्या? आप बताइए। वोट बैंक स्ट्रैटेजी, समीकरण, उठापटक, ठीक है। चुनाव में ऐसी निरंकुशता को देखते हुए स्वीडन के वीडेम प्रोजेक्ट, जिसका मतलब है वेराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट, ने 2018 में भारत को इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी में लिप्त बता दिया था। इतना काफी नहीं था कि 2024 की डेमोक्रेसी रिपोर्ट में कहा गया कि भारत तो पाकिस्तान की तरह ऑटोक्रेटिक होता जा रहा है, उससे अच्छा तो बांग्लादेश और नेपाल है। अच्छा, बढ़िया है, हमें ये रिपोर्ट पढ़नी नहीं है, हम अपनी एक नई रिपोर्ट बनाएंगे।
और वैसे भी सब कुछ इतना डार्क नहीं है डेमोक्रेसी में। कम से कम हम नॉर्थ कोरिया जैसे तो नहीं है, जहां वोट पड़ते हैं इलेक्शन के लिए, सबको कंपल्सरीली बाहर जाना पड़ता है, पोलिंग बूथ पे जाते हैं, वहां आपको एक बैलेट पेपर मिलता है जिसपे सिर्फ एक पार्टी का नाम लिखा होता है। उसे पढ़कर आपको बैलेट पेपर को फोल्ड करना है और बैलेट बॉक्स में डाल देना है और घर चले जाना है। रिजल्ट आता है कुछ दिनों बाद, जो नहीं भी आता तो भी पता ही चल जाता कि कौन विजेता है। ये सुनकर आप खुश हो सकते हैं कि शुक्र है हम नॉर्थ कोरिया जैसे नहीं है, लेकिन हम जैसे हैं वैसे क्यों हैं? क्या डेमोक्रेसी एक भ्रम है? क्या हमें आज तक अंधेरे में रखा गया है? क्या डेली सोप की हीरोइन की तरह इस डेमोक्रेसी के भी कई राज हैं जिन पर से पर्दा उठना बाकी है? क्या है सच? इसे जानने के लिए सिर्फ इस वीडियो से काम नहीं चलेगा, आपको पढ़ना भी पड़ेगा। क्योंकि देखिए, ये तो सच है कि डेमोक्रेसी इज हैपनिंग। मसलन द प्रिंट में योगेंद्र यादव के लिखे एक आर्टिकल में मैंने एक लाइन पढ़ी जो काफी मुनासिब सी लगी इस मसले को समझाने के लिए कि डेमोक्रेसी वो पौधा है जिसे कहीं भी नहीं लगाया जा सकता, उसके लिए उसके अनुकूल हवा पानी माहौल होना चाहिए। लेकिन सच तो यह है कि डेमोक्रेसी का पौधा हर कोई हर कहीं लगा रहा है। तमाम सरकार चलाने के तरीकों में ये तरीका सबसे अच्छा है, या कह सकते हैं सबसे कम बुरा है। बस अपन पब्लिक को ये जानने का है कि ये काम कैसे करेगी, ये चलती कैसे है। समझ रहे हो ना? बाकी डेमोक्रेसी के बारे में समझना है तो आप एक और वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगी। और कल्पना कीजिए को लाइक शेयर सब्सक्राइब आदि कीजिए और अपने ज्ञान में वृद्धि कीजिए। थैंक यू, नमस्कार। बंद कर दो भाई।